नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष के जो सब्जेक्ट है जीव विज्ञान का सेक्शन शास्त्र, और उसी के अंतर्गत जो हमारी प्रथम इकाई है जीव विज्ञान पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें। जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम को लेकर किस प्रकार पाठ्यक्रम बनाया जाता है, पाठ्यक्रम से जुड़ी पुस्तकों का एक निर्माण किया जाता है, उनका प्रकाशन कराया जाता है और उनको मतलब अंतिम रूप से बालकों के अध्ययन और अध्यापन के लिए योग्य पाठ्य सामग्री बनाया जाता है। तो इन तमाम सारी बातों का अध्ययन इस इकाई के अंतर्गत हम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत जो अभी वर्तमान में हमारे चल रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हमने करीबन 6 सिद्धांतों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है और अब हम 7वां सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं और वो सिद्धांत है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के जो विकास का सिद्धांत है। रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत है। नंबर 7 में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों की उपयोग का सिद्धांत। साथियों, इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होगा? इस सिद्धांत के अंतर्गत होगा कि पाठ्यक्रम के निर्माण के दौरान और पाठ्यक्रम के निर्माण का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत अब बालक की रचनात्मक और जो सृजनात्मक शक्तियाँ हैं उनका भी समावेश किया जाना चाहिए। और जब तक पाठ्यक्रम में बालक की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का विकास नहीं किया जाएगा तो बालक उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत रुचि नहीं लेगा। एक मिनट साथियों, हाँ, बालक उस पाठ्यक्रम में रुचि नहीं लेगा और ऐसी स्थिति में क्या होगा? और जब बालक रुचि नहीं लेगा तो पाठ्यक्रम पूरा अरुचिकर बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो पाठ्यक्रम वर्तमान तथा भविष्य, अब एक विचारक का कहना है कि एक पाठ्यक्रम जो बालक के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है तो उस पाठ्यक्रम में कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, वो पाठ्यक्रम की पूरी शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए बालक में कैसा रचनात्मक कुछ क्रिएशन कर सके, कुछ प्रकार का क्रिएटिव कर सके तो वो कहलाएगी उसका क्रिएशन, रचनात्मक चीज़ें कहलाएगी। और सृजनात्मक मतलब किसी नई सीखने के बाद में, रचना के बाद में कुछ नई वस्तु का निर्माण कर सके, उसके द्वारा वो नई वस्तु का निर्माण किया जा सके। तो वो शक्ति का उपयोग उस पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों से करना चाहिए। इसी तरह जो अगला बिंदु हमारे पास में है, वो सिद्धांत है, वो है सामुदायिक जीवन का सिद्धांत। सामुदायिक जीवन का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। सामुदायिक जीवन का सिद्धांत। सामुदायिक जीवन का जो सिद्धांत है, तो सामुदायिक जीवन का जो सिद्धांत है उसका पाठ्यक्रम से किस प्रकार जुड़ाव हो सकता है, ये प्रश्न हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। अब सामुदायिक जीवन के सिद्धांत का हम
ध्यान में किस प्रकार पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखें, ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। और कैसे आप भी सोच रहे होंगे कि पाठ्यक्रम सामुदायिक जीवन के सिद्धांत को हम पाठ्यक्रम के माध्यम से किस प्रकार पढ़ सकते हैं। तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा साथियों कि मतलब पाठ्यक्रम निर्माण के दौरान हमारी जो सामाजिक प्रथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनका समावेश भी पाठ्यक्रम में होना चाहिए। उनका सबका समावेश पाठ्यक्रम में होना चाहिए। मतलब समुदाय, हमारा समुदाय का जो एक समुदाय किससे मिलकर बनता है, समुदाय हमारे मानवों से मिलकर बनता है। और हम जीव विज्ञान में मनुष्यों का अध्ययन भी तो कर रहे हैं, और जब मनुष्य के लिए अध्ययन कर रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो समुदाय का सिद्धांत तो उसमें होना ही चाहिए कि समुदाय की मान्यताएं क्या है, समुदाय की आवश्यकताएं क्या हैं, और समुदाय किस प्रकार मतलब अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसका प्रकृति से लेकर किस प्रकार की मान्यताएं वो रखता है, तो उसका भी समावेश पाठ्यक्रम में होना चाहिए। और इसी तरह दोस्तों, हम सामुदायिक जीवन को सामुदायिक जीवन है उसकी आवश्यकताओं को लेकर पाठ्यक्रम में समावेश करते हैं, तो जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम थोड़ा सा और रोचक बन जाता है कि समुदाय जीव विज्ञान से किस प्रकार अपेक्षाएं रखता है। और इसकी तरह इसके अलावा अगला जो सिद्धांत हमारे सामने है, वो सिद्धांत हमारे सामने आएगा कि सह संबंध का सिद्धांत। वो एक हमारे सामने सह संबंध का सिद्धांत। सह संबंध का सह संबंध का सिद्धांत। अब साथियों, सह संबंध का सिद्धांत क्या है और जीव विज्ञान में सह संबंध का क्या तात्पर्य हो सकता है, तो इस विषय को लेकर हम क्या मतलब टिप्पणी करना चाहेंगे, किस प्रकार का इस पर हम कमेंट्स करना चाहेंगे। तो ये मतलब हमारा होगा कि जीव विज्ञान जो विषय है उसका संबंध, सह संबंध का मतलब है एक कोरिलेशन, इसका मतलब होगा कोरिलेशन। और कोरिलेशन का मतलब ये है कि जीव विज्ञान विषय न केवल जीवों एवं प्रकृति से जुड़ी हुई समस्त जीवों का अध्ययन करता है, बल्कि ये अन्य विषयों के साथ भी तो संबंध रखता है, अन्य सब्जेक्ट के साथ में भी इंटर रिलेटेड है। मतलब एक इंटरेक्टिंग सिस्टम उसमें एक क्रिएट हो रहा है। तो इंटरेक्टिंग सिस्टम के माध्यम से भी तो हमारा जीव विज्ञान अन्य विषयों से एक रिलेशन बनाए हुए हैं, एक कोरिलेशन बनाए हुए हैं। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो संबंध है और हमारा जो संबंध अन्य विषयों से है, तो किस प्रकार अन्य विषयों से जोड़कर इस विषय को हम एक तथ्य को, हमारा विज्ञान विषय दार्शनिकता को महत्व नहीं देता, बल्कि एक तथ्यों पर आधारित है। विज्ञान हमेशा फैक्ट को चुनता है, फैक्ट पर आधारित होता है, तथ्यों को हमेशा बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर उन्हें एक विश्लेषित करता है और सभी ज्ञान जो प्रकृति में जो मौजूदा ज्ञान है, प्रकृति में मौजूद ज्ञान है, उसको प्रयोग के द्वारा पुष्ट करता है। उसको प्रयोग के जितने भी प्रयोग के आधार पर उसे एक फैक्ट बनाने की कोशिश करता है कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, उसके बारे में तथ्यों को जोड़ने का काम हमारा विज्ञान करता है। तो बिल्कुल इसी तर्ज पर हम ये मानते हैं कि हमारे द्वारा जो वैज्ञानिक तथ्य हैं और हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं को, हमारा जो विज्ञान विषय को और उसकी आवश्यकताओं को, उसकी नीड्स को अन्य विषयों के साथ सह संबंधता को जोड़ते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। और इसी तरह हम इसमें सह संबंध का सिद्धांत का पालन भी हम यहाँ करते हैं। और इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। अब
ये मान सकते हैं, इसी के अंतर्गत ये मान सकते हैं कि अगला जो हमारा जो बिंदु है या अगला जो सिद्धांत है वो यह है अवकाश के समय सदुपयोग का सिद्धांत। अवकाश के समय अवकाश के समय सदुपयोग का सिद्धांत। अवकाश के समय सदुपयोग का सिद्धांत। अब अवकाश के समय सदुपयोग का सिद्धांत कैसे हो सकता है? अब अवकाश बिल्कुल लिखने में सिद्धांत बिल्कुल एक मतलब सरल भाषा में और सहज भाषा में आपके सामने दे रखा है कि अवकाश के समय सदुपयोग का सिद्धांत। अब हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा जीव विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम में के निर्माण में हमें ये भी ध्यान रखना अति आवश्यक है कि छात्र अवकाश के समय उस अवकाश के समय का जो उपयोग है वो जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम के संदर्भ में वो किस प्रकार उसका सदुपयोग कर सकते हैं। बालक घर आएगा तो खेलेगा या फिर अपने जो टीवी मोबाइल वगैरह चलाएगा, लेकिन उस समय अवधि में वो किस प्रकार अपने विषय को लेकर, अपने जीव विज्ञान विषय को लेकर एक सदुपयोग कर सकता है और सदुपयोग करते हुए अपने विषय के प्रति वो आनंदित होकर रुचि लेकर पढ़ सकता है। तो ऐसे जीवन में आनंद लेकर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो बातें हमें निर्धारित की गई हैं उसे पाठ्यक्रम में समाहित किया जाना चाहिए। तो अब ये मान के चलिए कि पाठ्यक्रम में विशेष उन विषयों को या उन प्रकरणों को तथा उन क्रियाओं को अवश्य रखा जाना चाहिए जिससे छात्र का मतलब सदुपयोग हो सके। कि हमारा जो पाठ्यक्रम बनाने जा रहे हैं या उसका निर्माण करने जा रहे हैं तो पाठ्यक्रम के जो हमारे संपादक मंडल हैं, जो उसके निर्माता हैं, उन सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि बालक अपने छात्र अपने अवकाश के दिनों में या उस अवधि में ऐसे प्रकरणों को या ऐसे विषयों को या ऐसे उदाहरणों को उसमें दिया जाए, इस तरह की मतलब उसमें प्रयोग दिया जाए कि वो सदुपयोग में भी अपने विषय के साथ में एक रुचिपूर्वक एक क्रिएटिव होते हुए वो लर्निंग कर सके और अपने सब्जेक्ट के प्रति हमेशा वो 100% बना रहे, 100% बना रहे, तभी वो विषय में अपने आगे भविष्य में अपने आसार जो आगे बढ़ने की जो मतलब तलाश कर सकता है और ये उसकी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसी के साथ में दोस्तों एक बार मैं पुनः जो हमने पढ़ा उसके बारे में फिर से एक मोटे रूप में एक रिकैप करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि हमने जो पहला 7वां जो पढ़ा है पॉइंट या 7वां जो सिद्धांत को हमने पढ़ा है वो है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माताओं से ये अपील की गई है कि अब पाठ्यक्रम के निर्माण के समय रचनात्मक एवं सृजनात्मक जो उपयोग का सिद्धांत है उसको भी शामिल करें। इससे ये होगा कि बालक का जो ये बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जो मतलब एक कालावधि है, एक टाइम पीरियड्स हैं, उसके दौरान बालक का जो बौद्धिक जो क्षमता है वो एक तीव्र स्तर की होती है और उसमें बालक हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचने की क्षमताएँ रखता है। ऐसी मतलब अवस्था में उसे विशेष ज्ञान को दिया जाए, इस विज्ञान को दिया जाए तो बालक डेफिनेटली उस विषय में तरक्की करता है, लेकिन उस विषय के पाठ्यक्रम को इतना रोचक बनाया जाए ताकि बालक अपने बालमन के द्वारा भी उस विषय को बोझ न समझे, उसे रुचिपूर्वक एक क्रिएशन नई चीज़ों को लेता हुआ आगे बढ़े और अपने विषय के प्रति ध्यान को अधिक मजबूत बना सके।
फिर आता है हमारे सामने सामुदायिक जीवन का सिद्धांत। सामुदायिक जीवन का जो सिद्धांत है वो सामुदायिक जीवन का सिद्धांत हमारे समुदाय विशेष से है। अब किसी व्यक्ति विशेष को जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत कोई रिसर्च करना है, कोई शोध कार्य करना है, और उस रिसर्च के दौरान उससे किसी खास विषय, जैसे मान लो अपने 1945 के आसपास की बात है, जो जापान के कावासाकी और जो नागासाकी और जो नगर थे दो, उस पर बम बरसाए गए, ठीक है। अब उसकी जो रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं उनका जो इफेक्ट है वो इतना तीव्र हुआ कि उसके 100 सालों बाद भी या 200 सालों बाद भी, 150 सालों बाद भी आज की तर्ज पे वो स्थिति है कि उनके प्रभाव से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाए। वो कई शोध करने वाले, कई रिसर्च करने वाले वो आके गए, उन्होंने यही रिसर्च निकाला है, उसका यही निष्कर्ष निकाला है कि उस जापान के द्वारा बम बरसाए गए, जर्मनी के द्वारा से, तो उस बम बरसाने मतलब उन्होंने ऐसे रेडियो एक्टिव किरणों का उसमें मतलब होना पाया गया, जिससे क्या होगा कि वहाँ की जो आने वाली जो नस्ल है, समुदाय की नस्ल है, वो अपंग पैदा हुई है, और इस अपंगता का कारण ही वो रेडियो एक्टिव किरणों को बताया गया। तो कहने का मतलब समुदाय विशेष से मतलब किस प्रकार एक रिलेट करते हुए हमें जीव विज्ञान विषय को पाठ्यक्रम में समाहित करना चाहिए। ठीक उसी की तरह दूसरा उदाहरण भी हमारे पास में है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1982 या 83 के आसपास हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था कि एक जो यूनियन कार्बाइड का जो कारखाना था एंडरसन के समय, उस गैस के रिसाव के ऊपर अधिकारियों का ध्यान नहीं देना, या यूँ कह सकते कि उनकी लापरवाही का उसका भुगतान वहाँ के आसपास के निवासियों के द्वारा किया गया। और आज भी वहाँ पर जो पैदा होने वाली जो संतानें हैं, जो समुदाय विशेष जो है, वो किसी न किसी बीमारी से या किसी न किसी मतलब ग्रस्त है, तो उसका सीधा सा उस समुदाय विशेष पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका खामियाजा उन लोगों ने भुगता। तो हम ये मान सकते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में समुदाय जीवन का सिद्धांत को जोड़ते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। सहज संबंध का सिद्धांत। अब सहज संबंध का सिद्धांत है कि को रिलेशन को जोड़ते हुए हमें पढ़ाना चाहिए। को रिलेशन का मतलब ये है कि हम जो विषय पढ़ाने जा रहे हैं जीव विज्ञान, अब जीव विज्ञान विषय का अन्य विषयों के साथ किस प्रकार का संबंध है, और उस संबंध के साथ साथ में अन्य विषयों में उस तथ्यों को जोड़ते हुए, उसके तथ्यों को जोड़ते हुए हमें जीव विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम को समाहित करना चाहिए। जैसे मान लो जीव विज्ञान का संबंध करीबन फिजिक्स से भी होता है, केमिस्ट्री से होता है, या यूँ मान लीजिए कि उसका संबंध कहीं न कहीं पर्यावरण से भी है, मनोविज्ञान से भी है, और इस तरह की जो मतलब बातें हैं, उन बातों को हम जीव विज्ञान के विषय के संदर्भ में जोड़कर पढ़ाते हैं। तो हमें जीव विज्ञान के संदर्भ में जोड़कर पढ़ाते हैं तो उसका संबंध, इसका एक कोरिलेशन है, वहाँ स्थापित होता है। इसको पाठ्यक्रम में समाहित किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है अवकाश के समय का सदुपयोग का सिद्धांत। अब पाठ्यक्रम निर्माताओं से अपील की जाती है कि वो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय छात्रों के अवकाश के समय हैं, और अवकाश के उस समय को किस प्रकार से पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरणों के द्वारा, ऐसे विषयों के द्वारा, या ऐसे घटनाओं के द्वारा, या ऐसे प्रयोगों के द्वारा उस ज्ञान को अधिक पुष्ट बनाने के लिए आप पाठ्यक्रम में ऐसी वस्तुओं या पाठ्य वस्तुओं का समावेश करें, ताकि बालक अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करते हुए अपने विषय के प्रति अधिक से अधिक रुचि ले और अपने विषय में आगे तरक्की करे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और आज के लिए इतना ही, और इसी विषय को लेकर हम आगे फिर
आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।